सर अटेंडेंस दोबारा डालना है क्या? नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ओके। पहले सबने डाल दीजिए ना अटेंडेंस, मिस नहीं हुई किसी की आपकी, देखो दिक्कत होती है बाद में तो। ठीक है, तो चलो लेट मी देखिए, मॉड्यूल 6 इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट। ठीक है, आपका इसका कोई सब्जेक्ट जो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका रीजन ये है कि इट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली, विच इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। आप पता नहीं अभी आपका है कि नहीं, आपका आएगा मेरे ख्याल से सब्जेक्ट अभी ये अगले सेमेस्टर में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट। आप में सभी कुछ लोग प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे। कोई प्रोजेक्ट तब तक नहीं बना सकता तो उसको ये ना पता हो कि प्रोजेक्ट बनाने की स्टेजेस कौन कौन सी, हाउ टू मैनेज इट अल्टीमेटली, इट इज ऑल अबाउट दैट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ा फील्ड हो गया। ये जो है आपका छोटा सा आपका एक मॉड्यूल दे रखा है उन्होंने, जहाँ पे आपका सिर्फ रिक्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है और डिजाइन थोड़ा सा और टेस्टिंग क्या होती है। 3 फेसेस है अल्टीमेटली, अदरवाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको देखेंगे। ठीक है, so we will see about the first part, which is called as software requirement analysis and specification. ठीक है, तो requirement is all about knowing what client want, है ना। कोई बंदा क्या चाहता है, क्या बनवाना चाहता है, इस चीज के बारे में जो है इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय अ टीम। ठीक है, वी नीड अ टीम फॉर एवरीथिंग। टीम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका एक मैनेजर होता है, ठीक है, आपका प्रोग्रामर भी होता है, ठीक है, एक आपका एनालिस्ट होता है, ठीक है, एक आपका डिजाइनर होता है, ठीक है, एक आपका टेस्टर होता है, एक आपका डिप्लॉयर होता है जो कि डिप्लॉयमेंट करता है अल्टीमेटली। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो मान से 10 से 12 लोगों की टीम होती है जो किसी भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम करती है। डिपेंड करता है कितने बड़े कितने सारे मॉड्यूल्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ सीनियर प्रोग्रामर आ जाते हैं, कुछ जूनियर प्रोग्रामर भी रखे जाते हैं छोटे मोटे काम के लिए, जो फ्रेशर होते हैं उनको रख लेते हैं। ठीक है, कुछ मिड स्केल के प्रोग्रामर भी रखे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, अदरवाइज मैनेजर एक ही रहता है, एनालिस्ट एक या दो मैक्सिमम रहते हैं, डिजाइनर भी एक या एक आधा रहता है। टेस्टिंग टीम डिफरेंट होती है वैसे, उसका हिस्सा नहीं होती, लेकिन कुछ लोग टेस्टर को अपने साथ रखते हैं, तो ये भी एक या दो होते हैं। अगर अगर ज्यादा बड़ा आपका सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम उसके मुताबिक काम करते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट अब पहले हुआ करती थी टीम का हिस्सा, बट अब डिप्लॉयमेंट की टीम सेपरेट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे अलग। ठीक है, तो इट इज लाइक, अब सवाल ये कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो उसको काम को शुरू करने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप क्या बना रहे हैं। इट शुड बी वेल नोन टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू डिजाइन, व्हाट यू आर गोइंग टू कोड। आपको क्या कोड करना है, और आपको ये नहीं पता आपको कोड क्या करना है, तो फिर आप कोड करेंगे क्या? सीधी सी बात, ये आपको पता भी है और वो आधा अधूरा पता है, आपको कंप्लीट रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता है, तो ऑब्वियसली उस कोड को लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको फिर से लिखना पड़ेगा। You have to start writing it from the scratch once the requirements get changed. Requirement बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट आपकी बहुत तरीके की होती हैं। रिक्वायरमेंट आपकी फंक्शनल भी होती हैं, रिक्वायरमेंट आपकी नॉन फंक्शनल भी होती हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल जो कि नजर नहीं आती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन फंक्शनल होती हैं, या फंक्शनल बनाने वाले मॉड्यूल्स को सपोर्ट करती हैं, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट देती हैं। कैसे सपोर्ट देती है? लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। ठीक है, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं अल्टीमेटली। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का मतलब होता है जो भी नेसेसरी चीजें हमें सपोर्ट में चाहिए उनको हम प्रोवाइड करें। यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती है। यूजर वो जिसके लिए आप जो है चीज बना रहे हैं। यूजर को हम लोग यूजर ना कह के यहाँ पे एक कॉर्पोरेट भाषा के अंदर क्लाइंट कह देते हैं। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, इन जनरल भी हो सकता है। आप, मैं, हम सब क्लाइंट हैं। जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लाइंट सब इन जनरल होते हैं, कोई स्पेसिफिक क्लाइंट नहीं होता है, कोई भी मार्केट में उसको परचेस करके यूज कर सकता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर जिनके लिए क्लाइंट कुछ स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि किसी कॉलेज के सॉफ्टवेयर के लिए क्लाइंट जो है वो जो आपका स्टूडेंट है वो हो सकता है, और आपकी फैकल्टी हो सकती है। ये दो ही क्लाइंट होते हैं, either the software going to be used by the students or it is going to be used by the faculties.
अब कोई कोई बाहर का बंदा जो कि शॉप खोल के बैठा है वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसका इसको लेना देना नहीं है। तो क्लाइंट या यूजर की रिक्वायरमेंट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, ठीक है। देन आफ्टर यू हैव सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, यानी कि सिस्टम से मुराद है कि जो भी चीजें आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने में काम आएंगी उन सबको हम सिस्टम कह देते हैं। वो आपका कोई हार्डवेयर भी हो सकता है, वो आपका नेटवर्क भी हो सकता है, वो आपकी इंटरनेट की लाइन भी हो सकती है, और माउस भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग। लाइक दोज थिंग्स कलेक्टिवली कैन बी कॉल्ड एज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आपको इसको डीपली एनालाइज करना है, ठीक है साहब। आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं और पता चला क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन, वो आपने एंड्रॉइड में बना दी। अब पता चला क्लाइंट के पास जो लोग हैं वो सबके सब iOS यूज करते हैं, एप्पल यूज करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन तो एप्पल के ऊपर रन नहीं होगी क्योंकि वो एंड्रॉइड में बनी है, तो वो आपके काम की नहीं होगी। तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन किस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल होने वाली है, उसे हम कहते हैं सिस्टम की जानकारी होना, ठीक है। और इन सब चीजों को डीपली एनालाइज करने के बाद हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। पूरा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एसआरएस, ठीक है। एसआरएस व्हाट? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोड किया जाता है, लिखा जाता है बाकायदा, ठीक है, आपके कंपनी साइड के थ्रू लिखा जाता है, और क्लाइंट को इसको पूरा दिखाया जाता है और जब क्लाइंट अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता देता है, कंपनी सारी रिक्वायरमेंट समझ लेती है, उसके बाद इसको बनाया जाता है, और बनाने के बाद इसे फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने का मतलब क्या होता है? फ्रीज करने का मतलब होता है कि अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी किस्म का और कोई चेंज होना मुमकिन नहीं है। प्लस में इसके इसके रिगार्डिंग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है बिटवीन क्लाइंट एंड कंपनी। कंपनी और क्लाइंट क्या करते हैं, इसको साइन करते हैं, सो दैट क्लाइंट कहता है ठीक है जी, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। कम क्लाइंट क्लाइंट कहता है सॉरी, और कंपनी कहती है कि ठीक है आपने जो बताया हम इसके मुताबिक बना के देंगे, इससे ना एक नीचे ना एक कम ना एक ऊपर। आप अगर बोलेंगे ऐसा कर दो तो वो हम नहीं मानेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस पूरे टास्क या इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। जो भी होगा उनके बीच में क्या होता है, वो कॉस्ट लिखी जाती है, उसके टाइम फ्रेम लिखे जाते हैं, डिलीवरी लिखी जाती है कि जब इतना काम हो जाएगा तो आपको 1 मंथ के बाद इतना पार्ट पेमेंट करना है, 2 मंथ के बाद इतना पार्ट पेमेंट करना है, और थर्ड मंथ कंप्लीट होती है जब आपको डिलीवरी दी जाएगी सॉफ्टवेयर की तो आपको पूरा पेमेंट करना है। ये सब चीजें लिखी जाती है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज साइंड ऑन द आपका स्टैम्प पेपर पे साइन होता है बाकायदा, और इसकी मान्यता कोर्ट के अंदर होती है और एक स्पेसिफिक कोर्ट के थ्रू ही होता है, ताकि कल को कोई भी किसी किस्म का जुरिस्डिक्शन का पार्ट आता है क्लाइंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो उसी कोर्ट के अंदर सेटल किया जाएगा, उसके बाहर कोर्ट के अंदर सेटल नहीं किया जाएगा। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट, आपने देखा होगा बहुत से वकील इंडिपेंडेंट वकालत ना करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट फॉर्म्स में काम करते हैं। वो कहाँ वहाँ क्या काम करते हैं, वहाँ केस चला जा नहीं रहा है, तो वहाँ पे वो सभी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसको बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, इसको बहुत प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है। आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है, सारा कॉन्सेप्ट, सारा आइडिया, अगर आपने इसको ध्यान से मैनेज नहीं किया, कोई भी आपको शुरू कर सकता है। जैसे कि आपका गूगल, गूगल तो दुनिया की इकलौती सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हजारों केस है, और उनका ऐसा कोई दिन नहीं होता जिससे वो कोर्ट में खड़े नहीं होते और किसी लड़ नहीं रहे होते। अभी तक पता नहीं कितने लाखों डॉलर दे चुके हैं वो कोर्ट के अंदर, क्या कहते हैं, अपने जो भी चीज उन्होंने करी है उस चीज को क्लेम करने के लिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मेटा मेटा के लिए भी एक बंदे ने कोर्ट केस कर दिया फेसबुक के ऊपर कि उन्होंने उसका लोगो चुरा लिया है अल्टीमेटली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो कंपनी क्या करती है कि उसका काम है सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है, वो क्या करती है सॉफ्टवेयर बनाएगी अल्टीमेटली, उसने वकालत थोड़ा ना कर रखी है। तो व्हाट दे पीपल यूजुअली डू,
ठीक है। सो व्हाट द पीपल डू, दे पीपल यूजुअली फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो इस पे फोकस नहीं करते हैं कि इसका क्या होगा। वो इसके लिए एक लीगल टीम रखते हैं, और लीगल टीम जो है उनके सारे केसेस को हैंडल करती है, प्लस में उनको कंसल्टेंसी भी देती है ना। कई बार आपने देखा होगा ना, एला, जब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले आपका एला आता है, तो साहब आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। EULA, एला बोलते हैं इसको। ये एक सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट होता है। एक सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट होता है जिसका काम होता है कि आप इसे पढ़ें, हमारी शर्तें, जब आप शर्तें मंजूर करेंगे तभी आप सॉफ्टवेयर यूज कर पाएंगे। अगर आप नई शर्तें मंजूर करते, एग्री नहीं करते, तो आप सॉफ्टवेयर यूज मत करिए। लेकिन आप क्या करते हैं, इसे कोई पढ़ते ही नहीं है, आप सीधा एग्री के बटन पे क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, काम करते हैं अल्टीमेटली, और सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर देते हैं। अब आपका डेटा, आपकी लोकेशन, 50 चीजें जो है वो सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में आपकी एक्सेस कर रहा होता है, सर्वर पे भेज रहा होता है, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो एग्री कर लिया, वगैरह पढ़े कि सॉफ्टवेयर आपके साथ क्या क्या करेगा, क्या क्या यूज करेगा। तो ये पहला जो डिजाइन किया जाता है, सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट जो डिजाइन किया जाता है, ये भी लीगल टीम ही डिजाइन करती है, और इसको डिजाइन करने के बाद जो है आपका सेटअप करती है। ये भी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी का काम नहीं होता है। ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू केयर व्हेन यू आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक। तो दीज आर डिजाइन एंड डेवलप इन द बिगिनिंग। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। जैसे एक कार्टून है, नथिंग एल्स, इट्स अ कार्टून। ठीक है। एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, है ना। देखिए, एक कंपनी है, ये एक डिजाइनर है, बेचारा डिजाइनर है ये। ठीक है। या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। ये डिजाइनर कह सकते हैं इसे बेचारे को। इसको भेजा गया, क्लाइंट है आपका, क्लाइंट के पास आया है तो पूछते हैं कि ठीक है, मुझे आप बताइए कि मैं आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट मुझे बताइए जिससे मैं आपका सॉफ्टवेयर बना सकूं। ठीक है। तो ये से पूछता है कि ये बताइए आप क्या, व्हाट यू ट्राइंग टू अकम्प्लिश, आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, बस ये पूछा चाह रहा है। ठीक है तो बोलता है, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक यू डिजाइन माय सॉफ्टवेयर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सॉफ्टवेयर बनाए, मैं ये कम। तो ठीक है, तो लेकिन ये बताइए आप हासिल क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बोलता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बनाए। अल्टीमेटली फिर वो बेचारा परेशान होता है, मुझे आप कंसेप्ट तो बताइए कि क्या कंसेप्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये जद्दोजहद में लगे रहते हैं बेचारे। ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में वो कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो मेरी रिक्वायरमेंट आपको बता सके क्या बनाना है। तो कुल मिला के देखिए, इसके अंदर क्लाइंट की डफरनेस बताई गई है कि हाउ डफर अ क्लाइंट कुड बी एक क्लाइंट कितना डफर हो सकता है, कितना इडियट हो सकता है, कितना बेवकूफ हो सकता है। यानी कि उसको ये तो पता बिजनेस क्या कर रहा है, उसमें अच्छा है, वो बिजनेस करने में बढ़िया है, लेकिन उस बिजनेस को सिस्टम पे लाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आपको बतानी है, वो रिक्वायरमेंट बताने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है, फेल हो रहा है। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये जो है अल्टीमेटली सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आपको ये जानना कि आपके क्लाइंट को या जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली में क्या है। क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट आपने इनिशियल फेज पे आइडेंटिफाई नहीं करी, तो आप ये बढ़ती रहेगी, आप सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर और लेआउट डिजाइन बदलते रहेंगे, और आपकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, और उससे भी बड़ी बात, आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है। नो कंप्लीशन। आपको पता है दुनिया के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, मोर देन 40% प्रोजेक्ट क्योंकि स्टार्ट किए जाते हैं, उन्हें बीच में ही शट डाउन किया कर दिया जाता है, वो बनते नहीं है प्रॉपर, क्लोज ही नहीं होते, उनका रिलीज ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कैन नॉट बी अचीव प्रॉपरली। दैट इज वाई वो सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतनी उलझन उसके अंदर हो जाती है कि उन्हें बंद करना पड़ता है, बीच में बंद करना पड़ता है, या उन्हें फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग द फर्स्ट फेज, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट फेज इन विच इन गेटिंग द स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस। आपको अगर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना है या एनालाइज करना है, तो इसका पहला फेज है कि आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ऊपर काम करें। ठीक है। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, तो उसकी आप डेफिनेशन देखिए।
The process of establishing the services that the customer requires from a system and constraints. ठीक है, दो चीजें देखिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और कंस्ट्रेंट्स हमारे पास दो टर्म है, अंडर विच इट ऑपरेट्स एंड इज डेवलप्ड। ठीक है, देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी चीज के लिए सर्विस डिजाइन कर, सर्विस डिजाइन करने मतलब क्या, उसे बना रहे हैं। ठीक है, और हम किस बात को हाजिर रख के बना रहे हैं, रिक्वायरमेंट को हाजिर नाजिर रख के बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब वो कंडीशन जिनके अंडर में हमें काम करना है। सपोज करो कंपनी कहती है कि साहब हमारे पास जो सिस्टम है वो तो हमारे पास i3 है, तो हम जो अपना सॉफ्टवेयर रन करेंगे वो i3 पे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कंपनी कहती है कभी तो हम लोग विंडोज का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी हम लोग क्या कहते हैं मैकिंटोश का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हमारी कंपनी में कुछ विंडोज भी है, कुछ मैकिंटोश भी है, कुछ लाइनेक्स भी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे यार ये अजीब मामला है कि आपका लाइनेक्स भी है, आपका विंडोज भी है, आपका मैक भी है। अब या तो आप लाइनक्स के प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, या विंडोज के प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, या मैकिंटोश पे करेंगे। तीनों के लिए करेंगे तो तीनों ना कॉस्ट आ जाएगी ना। बोलेगा भाई मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, आपको मेरे सॉफ्टवेयर ऐसे बनाना पड़ेगा, पर अब आप सोचते कैसे बनाएंगे। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो ब्राउजर बेस्ड बनाइए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन मत बनाइए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे तो तीन बनानी पड़ेंगी, इससे मत बनाइए। कौन सी एप्लीकेशन बनाइए, वेब एप्लीकेशन बनाइए, वो एक ही बनेगी और सब पे चलेगी। अगर मैकिंटोश पे चलाएंगे तो आपका सफारी ब्राउजर उनका इनबिल्ट है, उस पर चल जाएगी। विंडोज पे चलाएंगे तो आपका क्रोम का ब्राउजर है, उस पर चला लीजिए। लिनक्स पे चलाएंगे तो आपका वहां पे मोजिला फायरफॉक्स है, उस पर चल जाएगी, चल जाएगा। तो आपकी एक वेब एप्लीकेशन अगर आप बनाते हैं तो आपको तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए ये आपको क्लाइंट नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा कि उसके कुछ सिस्टम पे लाइनक्स चला हुआ है, कुछ सिस्टम पे विंडोज चला हुआ है, कुछ सिस्टम पे मैकिंटोश चला हुआ है। वो तो कहेगा जी मेरे पास तो सारे सिस्टम यूज हो रहे हैं। हो सकता है वो आपको बताया भी ना, वो आपको विंडोज दिखा दे और आपको लिनक्स दिखाया भी ना और मैकिंटोश ना दिखाए। जब सॉफ्टवेयर बन जाए उसके बाद दिखाया कि यार इसमें भी चलाना, इन पे भी इंस्टॉल कीजिए। अब आप अपना सर पकड़ लेंगे, यार मैं तो जो कोड लिखा है विंडोज के लिए लिखा है और आप मुझसे कहने के लिनक्स पे इंस्टॉल करूँ, ये मुमकिन कैसे है, मुमकिन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो कहेगा जी मैं तो आपको पैसे दिए, मेरा आप काम करके दीजिए। तब जाके आपको एहसास होगा कि आपने गलत स्टेप चूज किया, क्योंकि आपने इसे स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई नहीं किया कि आपको ये भी देखना था कि किस सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो इसी चीज का नाम है कि आपको स्टार्टिंग में ही रिक्वायरमेंट है, इनको प्रॉपरली डीपली एनालाइज करना, ये कैसे डेवलप होगा और कैसे रन होगा इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, this is all about the first part ultimately. Then thereafter, the requirement themselves are the description of the system services and constraints that are generated during the requirement engineering process. ठीक है, अब देखिए रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना और भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप रिक्वायरमेंट को बारीकी से एनालाइज करेंगे, पूछताछ करेंगे, तो आपको ये खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से सिस्टम सर्विसेज की हमें जरूरत पड़ेगी और कौन सी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसके मुताबिक ही अपना आर्किटेक्चर तैयार करेंगे। यू विल प्रिपेयर योर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक चीज और भी होती है इसके अलावा, सिर्फ यही चीजें माने रखी जो मैंने आपको ये बताई, इसके अलावा एक बड़ा और हर्डल होता है बजट। क्लाइंट कहता है कि मैं तो आपको पर ईयर का मैक्सिमम जो है सपोज करो 20,000 ही दे पाऊंगा सर्वर मेंटेनेंस का, इससे ऊपर नहीं दे पाऊंगा। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पीएचपी पे जाने के अलावा। उसके सर्वर सबसे सस्ते मिलेंगे, जावा पे जाओगे बहुत कॉस्टली है, डॉट नेट पे जाओगे कॉस्टली कॉस्टली है। तो आपको कई बार बजट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ता है, सिर्फ अपने अपने क्या बोलते हैं अपनी आसानी के मुताबिक नहीं। ठीक है, तो अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इज व्हाट बेसिकली इट मे रेंज फ्रॉम अ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट, इट कुड बी, देखिए इट इज अ स्टेटमेंट। मैंने आपसे पूछा आपको क्या बनवाना है, एक स्टेटमेंट है, आपने बोला सर मुझे कैलकुलेटर बनवाना है। फिर मैं पूछा आपको कैलकुलेटर में कितने फंक्शन चाहिए, ये भी एक स्टेटमेंट है। आप बोलेंगे सर मेरे को प्लस चाहिए, मेरे को माइनस चाहिए, मेरे को डिवाइड चाहिए, मेरे को मल्टीप्लाई चाहिए, मेरे को स्क्वायर रूट चाहिए, मेरे को क्यूब रूट चाहिए। ठीक है, ये 6 फंक्शन चाहिए, 5 फंक्शन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अच्छा आपको क्या कहते हैं प्लस कितने मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी चीजें आप ऐड कर सकते हो। तो बोले सर मैं मैक्सिमम जो है 7 गेट के नंबर ऐड कर सकता हूँ।
7 डिजिट यहाँ हो सकती है, 7 यहाँ हो सकती है। अच्छा, तो ऐसे जो भी आपसे जो रिक्वायरमेंट होती है वो किसी न किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट की जाती है ना? और उसके साथ-साथ उसके कंस्ट्रेंट भी बताने पड़ते हैं। अब जैसे 7 डिजिट का ही मैक्सिमम नंबर हो सकता है, यानी कि 3, 2, 7, 4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, तो ये इतना बड़ा नंबर मैक्सिमम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो ये आपका एक कंस्ट्रेंट हो गया, लिमिटेशन हो गई। तो आपको लिमिटेशन भी एनालाइज़ करनी होगी। ये हो सकता है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नंबर ना देके एक फॉर्मूला दे दे मैथमेटिकल, कि जी मैक्सिमम जो है मेरा रेंज जो है 6 से लेके 9 नंबर तक का हो सकता है। तो ये एक रेंज हो गई। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकता है इसको। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो सकता है, कोई कंस्ट्रेंट हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकती है। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर से रिक्वायरमेंट कैसे निकालनी। इट इज योर जॉब। ठीक है, दूसरी बात, दिस इज इनएविटेबल एज रिक्वायरमेंट मे सर्व अ ड्यूअल फंक्शन। कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो एक से ज्यादा चीजों को सर्व कर सकती है। ठीक है, जैसे एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट खुद एक बिड होता है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, है ना? तो या फिर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग के साथ साथ जो है सपोर्ट का काम भी देखना आपको पड़े। तो इसके लिए आपको बताया नहीं जाता, ये आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग करना होता है। तो आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट जो कि एडिशनल होती है वो खुद ही आपको एक्सप्लोर करनी है। ये क्लाइंट आपको कभी नहीं बताएगा, नेवर। हम एक दफा एक साइट बना रहे थे क्लाइंट के लिए, सेक्टर 17 फरीदाबाद में क्लाइंट रहता था और उसका कंस्ट्रक्शन का काम था। तो उसको 2 काम करवाने थे, एक तो उसको अपनी कंस्ट्रक्शन की साइट बनवानी थी जहाँ पे कोटेशन लगाई जा सके, और दूसरा वो चाहता था कि वो उसे घूमने का बहुत शौक था, तो वो एक टूर क्लब बनाना चाहता था, टूर क्लब। तो एक साइट उसने हमसे इसके लिए बनवाई थी अल्टीमेटली, जहाँ पे लोग आके जुड़े और एक टूर प्लान करें और सब लोग चल दें उसको मैनेज करने के लिए, इस ट्रैक को। अभी उसको अपने बिजनेस का तो बहुत अच्छा आइडिया था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या-क्या आना चाहिए, लेकिन उसको इसका ज़ीरो आइडिया। हमने उससे बहुत जानकारी लेने के बाद भी जो चीज़ें डिज़ाइन की, उसके बाद वो देख के ध्यान आ रहा था, इसके अंदर तो ऐसा भी होना चाहिए, ये भी डाल दो, वो भी कर दो, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जो कि क्लाइंट आपको कभी कभी एक्सपोज़ नहीं करेगा, कभी एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है? तो रिक्वायरमेंट की डेफिनिशन जो है, वो आपको क्लियरली होनी चाहिए। अब आपको देखिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिन पे काम किया जाता है और इन पे अलग लोग काम करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। एलिसिटेशन इज अ प्रोसेस, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का पार्ट होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये एक मॉड्यूल है, छोटा सा सिस्टम काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है। तो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली कोड किया जाता है, इनका डॉक्यूमेंटेशन होता है और उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉर्मली साइन किया जाता है बिटवीन क्लाइंट एंड कंपनी, सो दैट कल को अपनी बात से कोई मुकर ना जाए, ना तो कंपनी ना क्लाइंट। ठीक है, इनको वन बाय वन देखेंगे हाउ दिस वर्क बेसिकली। ठीक है, अब देखिए रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है। It is a task of communicating with customer and user to determine what their requirements are। यानी कि सबसे पहला फेज होता है, क्लाइंट ने कंपनी को इनवाइट किया, साहब आप हमारे यहाँ पे आइए, हमें एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो कंपनी अपनी एक टीम भेजती है, कहती है ठीक है जाइए और आइडिया लेके आइए कि व्हाट दे वांट टू बिल्ड, उनको क्या बनवाना है, क्या बनाना चाह रहे हैं ultimately। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं, जहाँ पे दो लोगों के बीच में या दो टीम्स के बीच में या दो कंपनी के बीच में कोई किसी किस्म का कम्युनिकेशन होता है रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट गेटरिंग। ठीक है, इसका इसका रिक्वायरमेंट का एक एक सेकंड प्लीज होल्ड करना। प्लीज गिव मी 5 minutes प्लीज, इट्स एन अर्जेंट टास्क, प्लीज गिव मी 5 minutes, फॉर 5 minutes।
Am I audible? Okay. Yes, sir. Okay. Sorry for the interruption. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो आपका पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट है, तो क्लाइंट के जो भी क्लाइंट है उससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस इज अ पार्ट डिटरमाइनिंग लाइक व्हाट यू हैव टू मेक सम क्लियर स्टेटमेंट जो भी आपको बताया गया है। देखिए मैंने आपसे पहले पूछा था, एक चीज होती है पॉसिबल, चीज होती है फिजिबल। सो व्हाट इज फिजिबल अल्टीमेटली, तो फिजिबिलिटी हमें क्लियर करनी होती है, क्या चीजें क्लियर है अनक्लियर है उनको आप देखिए। जो एम्बिग्यूटी कहीं आपको नजर आ रही है तो उसको मैं आइडेंटिफाई करना होता है। बाद में सुनो ये एम्बिग्यूटी जो है वो कोई कोई कंस्ट्रेंट बन के बाहर निकले, है ना। स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए एकदम, स्टेटमेंट्स क्लियर होनी चाहिए सो दैट उन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके, है ना। दिस बेसिकली कॉल्ड एनालिसिस फेज। इसको भी डिटेल बाद में देखेंगे, सिर्फ डेफिनेशंस हैं अभी। ठीक है, देन इट कम्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। Now when you have done the process for elicitation, you have done a lot of gathering about the requirements, then you have done the analysis part as well. Thereafter you are going to specify now what you want to make ultimately. This is called specification part, which could be semi formal or it could be formal. Formal in the sense you have to make sure every statement could be clear. जैसे कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको पता हो कि उस प्रोग्राम का डेटा फ्लो क्या है, डेटा पहले कहाँ से आएगा, फिर उसकी टेस्टिंग हुई, कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन लगेगी, फिर आपको रिजल्ट कहाँ स्टोर कराना है। तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू मेक श्योर इट कुड बी देयर शुड बी अ कंप्लीटनेस इन द कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस और क्लैरिटी इन द स्टेटमेंट्स व्हिच यू हैव रिटन डाउन और डॉक्यूमेंटेड। जो भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कोड लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर आने के लिए, उनकी पूरी विजिबिलिटी और कंप्लीटनेस के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करने का दुनिया में कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। कभी आप सोचें, जैसे आप जावा में कोड लिख रहे हैं तो जावा की सिंटैक्स एक स्टैंडर्ड कोड है, आपको जावा की सिंटैक्स फॉलो करके जावा कोड लिखना है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटाबेस के अंदर आपको डेटाबेस का कोड एसक्यूएल के अंदर आप लिख रहे हैं तो एसक्यूएल की स्टेटमेंट से लिख रहे हैं। तो दुनिया उन्होंने क्या कर रखा है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं, जिसके चलते दुनिया में हर कोई वैसा ही कोड लिखता है उन स्टेट का यूज करके। बट एक रिक्वायरमेंट, एक डॉक्यूमेंट को एक रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करने के लिए कोई भी ऐसा कोई प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी नेचुरल लैंग्वेज हमारी होती है ना, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, व्हाटएवर द लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, तो हम उन लैंग्वेजेस का ही इस्तेमाल करके स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उनको यूज करके डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। कुछ यूज केसेस दे लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो वैसा होना चाहिए। ये सब यूज केस बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 2 नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो उसके बहुत सारे यूज केस हैं। 2 नंबर पॉजिटिव ऐड होते हैं, 2 नंबर नेगेटिव ऐड होते हैं, 2 नंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ऐड होता है। ठीक है, तो ये सब यूज केस हो गए। तो हम यूज केसेस के थ्रू भी डिफाइन करते हैं कई बार रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, दूसरा यूजर स्टोरी। आज के टाइम पे क्या, डेटा साइंटिस्ट का के बारे में आपने सुना होगा। डेटा साइंस एक बहुत पॉपुलर फील्ड बनता है डे बाय डे, एंड इट इज गोइंग सून टू बी, इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री। तो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो नॉर्मली जब भी किसी क्लाइंट के पास जाते हैं बिजनेस को समझाने के लिए, तो इतना टेढ़ी जॉब, इतनी कॉम्प्लेक्स जॉब है कि किसी को समझ में नहीं आती। डेटा साइंटिस्ट बनना इज अ वेरी क्रिटिकल टास्क। ठीक है, अब जो बेचारा, अब उसको किसका पाइप का बिजनेस है और आप डेटा साइंस का इस्तेमाल करके उसके बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप डेटा साइंस की लैंग्वेज समझाएंगे तो आपको 2 मिनट में चाय पी के भगा देगा कि सब चाय पीजिए और जाइए यहाँ से, मेरे को समझ में नहीं आया। तो नॉर्मली इस इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, कहानी बनानी पड़ती है। ठीक है, कहानी बनानी पड़ती है, उन कहानी के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू आप समझाते हैं कि आपका बिजनेस कैसे इम्प्रूव होगा। जैसे कि आप एक मॉल वाले के पास जाके समझा रहे हैं कि अगर आप डेटा साइंस की हेल्प लेंगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो कहेगा भाई मेरे मॉल में से कौन सी कमी है जो अभी सेल घट रही है और तुम बढ़ा दोगे। फिर बताया जाता है कि देखिए साहब, आप सपोज करो आपने जो है एग्जांपल लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन बना रखा है, इलेक्ट्रिकल सेक्शन सेपरेट बना रखा है। अब कोई बंदा अगर सब उसको मोबाइल परचेज करने आ रहा है तो हो सकता है कि उसके साथ उसको अपने पुराने मोबाइल के लिए चार्जर की जरूरत पड़े। अब चार्जर का सेक्शन आपने डिफरेंट बना दिया और मोबाइल का सेक्शन डिफरेंट बना दिया। तो अगर आप चार्जर और मोबाइल का सेक्शन साथ में रखेंगे, एडजस्टेंट रखेंगे, तो आपकी सेल होनी तय है। उसके सामने कोई चीज दिखेगी तो वो लेके जाएगा। भाई ऑनलाइन ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म कैसे चलते हैं, वो आपको हर वो चीज दिखाते हैं, रिकमेंडेड करके दिखाते हैं, जिस चीज की आपको जरूरत होती है वो आपको ट्रैक करते हैं। तरफ आपको नजर आती है, दिखती है, आप परचेज कर लेते हो, ना चाहते हुए परचेज कर। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस तरह की कहानियां बनाते हैं, उनके उनके साइट पे जाके, मॉल पे जाके, स्टोर्स पे जाके, और फिर चीजों को रिलेट करके दिखाते हैं। तब उसको समझ में आता है कि हाँ यार, कमी तो मेरे अंदर है।
तब उससे उसे बिजनेस देता है और उससे कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे बताओ कि मुझे अपने मॉल का या स्टोर का ओरिएंटेशन कैसे रखना है कि मेरी सेल बढ़े, घटे नहीं, बढ़े अल्टीमेटली। ठीक है? तो इस तरीके से तो रिक्वायरमेंट कई बार क्या होती है कि इन तरीकों से भी स्पेसिफाई की जाती है। किसी प्रोसेस को स्पेसिफाई करके यूज़ केस बना के, किसी को यूज़ केस बना बड़ी कंपनी क्या कहती है कि ठीक है, आप एक काम करो, यूज़ केस बना के लेके आओ। मुझे बताओ कि आप जो सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल करोगे, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके मेरी कंपनी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो एक यूज़ केस लेके आओ, मुझे मुझे ऐसे समझ में नहीं आता। तो एक यूज़ केस बनाया जाता है, असेंबली लाइन को जोड़ा जाता है, सॉफ्टवेयर को ऐड किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर से कितनी आसानी होने वाली है, वो आसानी कौन-कौन फेस करेगा जिससे कि वो काम करने में बेनिफिट होगा और बिज़नेस बढ़ेगा। तो पूरा यूज़ केस बना के पेश करोगे आप कंपनी के सामने, तब वो आपको बिज़नेस देगा। ध्यान रखिए, कोड करना, सॉफ्टवेयर बनाना, सब चीज़ें बहुत आसान होती हैं। सबसे मुश्किल काम जो मुझे ज़िंदगी में आज तक लगा वो है बिज़नेस लेके आना। बिज़नेस लेके आना सबसे टफ काम होता है। आप किसी के जेब से पैसा निकालना सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। इट्स नॉट दैट ईज़ी। जो लोग इसमें माहिर होते हैं वो कंपनी की बैकबोन होते हैं। कंपनी उनके ऊपर चल रही होती है, इससे उन चंद बंदों के ऊपर। उनका ये काम होता है, दुनिया भर की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं या किसी लॉन्च पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं, उनकी कमी को एक्सप्लोर करते हैं और फिर एक प्रपोज़ल पेश करते हैं कि हम आपके लिए बना सकते हैं, अगर आप हमसे बिज़नेस करेंगे तो। तो वो लोग बिज़नेस लेके आते हैं तरफ। ठीक है? तो ultimately, this is the way how to identify the requirements in getting the requirement engineering done. How to do it? There are multiple ways, and we'll see them one by one. Okay. So for today, it is really important to know what was requirement elicitation. It is done by talking or communicating with each other. एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के जो भी insights है इसको बोलते हैं exploring insights. ठीक है? जो भी ऐसी जानकारी जो कि किसी को पता तो है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है या उसको पता ही नहीं कि उसे बतानी है, ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करना या आइडेंटिफाई करने को हम बोलते हैं एलिसिटेशन प्रोसेस। इट इज़ डन वाया मैनी मेथड्स, बहुत तरीके से किया जाता है, एक तरीके से बहुत सारे तरीके से किया जाता है, ठीक है? अब एलिसिटेशन प्रोसेस जो है वो एक डीप प्रोसेस है, इट शुड बी टेकन केयर वेरी प्रॉपर्ली, है ना? So elicitation requirement is basically done or accomplished via multiple methods, अलग-अलग तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जिस भी बिज़नेस के लिए जो भी बिज़नेस कंपनी का है, जिसके लिए काम कर रही है वो, उस बिज़नेस का आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जावा की नॉलेज से, अगर आप उसे जावा में बना रहे हैं, तो जावा की नॉलेज से पहले आपको ज़रूरी है बैंकिंग की नॉलेज होना। अगर आपको बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, तो फिर आप सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएँगे। आपको पता होना चाहिए लेजर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, ठीक है? बैलेंस शीट क्या होती है। अगर आपको कॉमर्स के सारे टर्म नहीं पता ना, तो आप कभी भी चाहे जितने अच्छे जावा डेवलपर आ पाएँ, आप कभी भी बैंकिंग का सॉफ्टवेयर कोड नहीं कर पाएँगे। ठीक है? सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको बिज़नेस की नीड पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द बिज़नेस एंड व्हाई योर सॉफ्टवेयर विल गेट फिट इनसाइड दिस नीड और बिज़नेस अल्टीमेटली, है ना? आपको डे टू डे बेसिस पे सिस्टम को आइडेंटिफाई करना होगा, उनके लोगों से इंटरैक्ट करके, उनकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करके, इसमें बहुत मेहनत लगती है। हमें हर उस की एंटिटी से बात करनी होती है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बिज़नेस को ड्राइव कर रहा है। ड्राइव कर रहा है या उसमें इन्वॉल्व है। डे टू डे बेसिस पे आपको काम करना है। अब इसको करने के बहुत तरीके होते हैं हमारे पास। हम इसको इंटरव्यू के थ्रू करते हैं। ये सबसे पुराना तरीका है। इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड। शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है साहब, बैठे टेबल पे सामने, एक कप कॉफ़ी रख के बैठते हैं दोनों, ठीक है? और बात शुरू करते हैं कि ठीक है, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ से शुरू किया जाए? तो वो बंदे एक्सप्लोर करते हैं, मुझे ये दिक्कत आती है, हम ऐसा नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते, इसमें इतना टाइम लग जाता है, उसमें वैसा हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। दूसरा होता है फोकस ग्रुप्स। अब ये तो है कि आपको हर बंदे को इंटरव्यू करना है, पैनल के हर बंदे को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, हर बंदे को इंटरव्यू करना, कितने दिन लग जाएँगे इसके अंदर, दिन-रात काम करना पड़ता है। दूसरा होता है आपका फिर उनको उन रिक्वायरमेंट्स को आपको डॉक्यूमेंट भी करना होता है, तो दैट है। इसमें टाइम बहुत लगता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो बेसिकली व्हाट वी डू फोकस ग्रुप्स बोलते हैं इनको, जहाँ पे हम क्या करते हैं,
एक वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, सब एम्प्लॉयज को बुलाते हैं, क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज को बुलाते हैं और हम बताते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया, आपको किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनानी है और कंपनी को बताना है कि उसे क्या क्या चाहिए। इससे क्या होता है कि सब लोगों को पहले से क्लियर हो जाता है कि जब भी उनसे कोई इंटरव्यू होगा, जो कोई रिक्वायरमेंट का फेज रखा जाएगा, दे शुड बी वेरी क्लियर टू डिस्क्राइब इट, तो वो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से दे। इससे आपका एफर्ट जो होता है ना वो हाफ हो जाता है।